कैलाश चौधरी के प्रयासों से कृषि मंत्रालय ने दिया राजस्थान के किसानों को फसल बीमा जारी करने का अंतिम आदेश। चौधरी ने कहा, भारत सरकार किसानों के हक को लेकर संवेदनशील। खरीफ 2021 का फसल बीमा कंपनी की अपील के कारण काफी समय से है लंबित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, जम्मू कश्मीर में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की अपार संभावनाएं मौजूद। बायोटेक किसान हब ने सेब के बागीचों में बदलाव कर अब तक 40 बागों का किया कायाकल्प। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य वितरण समस्या वाले जिला अधिकारियों से की वर्चुअल चर्चा। कहा, किसानों को आसानी से उपलब्ध हो खाद्य वितरण केंद्र के पास टेंट, बैठक व्यवस्था और पेयजल का भी रहे प्रबंध। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिजली मंत्रालय ने टैरिफ नीति 2016 में संशोधन का दिया प्रस्ताव। अप्रैल 2024 के बाद अगर थर्मल पावर उत्पादक उत्पादन बढ़ाता है या नई यूनिट लगाता है तो उसे उतनी ही मात्रा में बनानी या खरीदनी होगी रिन्यूएबल एनर्जी। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयासों से बीमा कंपनी की अपील के कारण कृषि मंत्रालय ने अब बाड़मेर जिले के किसानों को मुआवजा राशि जारी करने के अंतिम आदेश दिए हैं। बाड़मेर जिले में खरीफ 2021 का फसल बीमा कंपनी की अपील के कारण काफी समय से लंबित है। पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा विस्तृत जांच करवाने के बाद अपील को स्पष्ट तौर पर खारिज करते हुए कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कंपनी द्वारा दोबारा अपील लगाने के कारण बीमा क्लेम का निष्पादन नहीं हो सका। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि बीमा कंपनी द्वारा पेश किए गए दावे और तर्क को हमने खारिज कर दिया है और कृषि मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने अंतिम आदेश और दिशा निर्देश जारी किया है। इसके बाद अब जल्द ही किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। बीमा कंपनी द्वारा बार बार गलत तथ्यों के आधार पर अपील लगाकर किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इस पर पुनः संज्ञान लेते हुए बीमा कंपनी की अपील को पूरी तरह खारिज करते हुए कंपनी को शीघ्र किसानों के फसल बीमा का भुगतान करने के अंतिम आदेश और दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि यहां की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के लिए अनुकूल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरियों वाली मानसिकता स्टार्टअप संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बाधा साबित हो रही है, विशेष रूप से उत्तर भारतीयों के लिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से शुरू हुई बैंगनी क्रांति स्टार्टअप के लिए रोचक और आकर्षक अवसर प्रदान करती है और जो लोग लेवेंडर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं वो इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जहनियत बदलने की जरूरत है कि जो सरकारी नौकरी हमारे जहन में धस कर गई है उससे निकल करके ये बच्चों को एहसास हो कि और भी ऐसे मौके हैं मोदी जी ने मुयस्सर किए हुए, जिसके जरिए सरकारी नौकरी से कई गुना ज्यादा आमदन का जरिया बन सकता है। और इस वक्त पिछले 7-8 सालों में मोदी जी के ही सदारत में बहुत से ऐसे फैसले लिए गए जिनके चलते हर तरह की इमदाद और हर तरह का ताउन टेक्नोलॉजी के जरिए या माली ताउन के जरिए सरकार की ओर से मुयस्सर किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के रूप में उन्होंने बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के लिए वर्ष 2020 में जम्मू, कटरा और सांभा क्षेत्रों में 3 बांस क्लस्टरों को स्वीकृति प्रदान की थी। बैम्बू को लेकर के हमने फॉरेस्ट एक्ट को बदल दिया, बैम्बू को उसकी क्लियरेंस से बाहर कर दिया। इतना बड़ा फैसला 100 साल पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था।
हमारे यहाँ 2-2, 3-3 इदारे हैं। बायरैक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, और यहाँ तक ये जो लेवेंडर की कल्टीवेशन हो रही है गुलमर्ग और कुछ एक खितों में, इनका हमने टाई अप करवा दिया मार्केट में, महाराष्ट्र गुजरात में, उनके प्रोडक्ट भी वहाँ बिक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी भी थोड़ी सी मदद रहे, आपका ताउन रहे मीडिया का, तो नौजवानों के अंदर ये जानकारी पैदा हो, और आने वाले 25 साल में जो हिंदुस्तान की इकॉनमी है उसमें एक अहम रोल जम्मू कश्मीर और ये पहाड़ी रियासतें निभाने वाली है, क्योंकि पहले 75 साल ज्यादातर जनूब और मगरिब की रियासतें रही। डॉक्टर सिंह ने भविष्य के दृष्टिकोण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा श्रेय दिया, जिन्होंने 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया था, जिससे लोगों की अभिरुचि बढ़ी है। क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि सन 2015 में मोदी जी ने लाल किले से यौम आज़ादी के मौके पर कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और सारे मुल्क में एक मुहिम शुरू हो गई। ना मालूम क्यों इस तरफ उस तरह से उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई वो मुहिम। हालांकि हमारे पास ऐसे सरमाए जो शायद दूसरे कुछ एक रियासतों में या खित्तों में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी कि पर्पल रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान भर में जिसका जिक्र हो रहा है, उसकी पैदाइश भी जम्मू कश्मीर से हुई। गुलमर्ग में पहले लेवेंडर की कल्टीवेशन का काम शुरू किया गया था, सबसे पहले हिंदुस्तान में, और उसके बाद फिर भद्रवाह में, और जो स्टार्टअप उससे जुड़ गए वो लाखों में खेल रहे हैं, बल्कि कुछ एक बच्चे अपनी कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ करके उससे जुड़ गए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से खाद्य वितरण समस्या वाले जिलों के जिला अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों को आसानी से खाद मिले, वितरण केंद्र के पास टेंट, बैठक व्यवस्था और पेयजल का प्रबंध रहे। उपलब्धता के बावजूद वितरण व्यवस्था की किसी कमी के कारण किसानों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। किसानों को लाइन न लगानी पड़े, उसका समय और ऊर्जा जाय न हो, इसके लिए क्लस्टर्स पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, न ही आने वाले समय में कमी रहेगी। वे नियमित रूप से केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से संपर्क में हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को सदैव आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने क्लस्टर्स को निर्देश भी जारी किए, किसी भी जिले में किसानों को लाइन न लगानी पड़े और आवश्यक हो तो अतिरिक्त अमला इस कार्य में लगाया जाए। वितरण केंद्रों पर पीने के पानी का प्रबंध भी किया जाए, ये निर्देश हैं। क्लस्टर्स के लिए आवश्यक हो तो वितरण के लिए अतिरिक्त केंद्र शुरू करें और किसी भी जिले में किसानों को लाइन न लगानी पड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्लस्टर्स को ये निर्देश जारी किए हैं। जिलों में खाद वितरण सुचारू रहे, जहां आवश्यक हो विकेंद्रीकरण किया जा सके। और साथ ही उन्होंने कुछ और भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडल युक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही बैठक में राजस्व, कृषि, न्याय, नमामि गंगे, नियोजन, महिला कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रबी की बुआई शुरू हो गई है। किसी भी जनपद में छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए। छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौ आश्रय स्थल भेजा जाए। अगर कोई व्यक्ति पालतू जानवर को खुले में छोड़ता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों को प्रधानमंत्री अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए अभी तक 35 जनपदों ने पोर्टल पर आवेदन किया है। अब शेष 40 जनपदों द्वारा भी पोर्टल पर आवेदन कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी अपने कार्यों को और बेहतर करें।
भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिजली मंत्रालय ने टैरिफ नीति 2016 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के तहत अप्रैल 2024 के बाद अगर कोई थर्मल पावर उत्पादक उत्पादन बढ़ाता है या नई यूनिट लगाता है तो उन्हें उतनी ही मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी या तो बनानी या खरीदनी होगी। यह प्रस्ताव भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी के उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा अहम कदम है, जिसके तहत देश के कुल एनर्जी उत्पादन में गैर जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने की है। और भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध प्रसादम के रूप में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त भारतीय चावल की परंपरागत किस्म काला नमक पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नवाचार कर इसकी उत्पादकता बढ़ाने के साथ कई तरह के गुणात्मक सुधार किए हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जीआई टैग प्राप्त कर कई किस्म को लेकर IARI के वैज्ञानिक क्या कुछ शोध कर रहे हैं, इस पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से। पूरी दुनिया को विश्व शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में काला नमक को न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है। काला नमक चावल की एक ऐसी परंपरागत किस्म है जो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में उगाई जाती है। इस किस्म पर न केवल शोध बल्कि लगातार नवाचार करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसमें काफी सारे ट्रायल लगाए हैं। अभी हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह मौजूद हैं। आइए बात करते हैं काला नमक के इस चावल की किस्म की ख्याति के बारे में और भगवान बुद्ध को लेकर इसके प्रसादम के बारे में। सर, भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजन के तौर पे इसको प्रसाद के रूप में न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है। काला नमक का चावल क्या है और इसकी क्या खास बात है? देखिए, काला नमक जो है यह एक विशेष प्रकार का चावल है जिसका दाना बहुत छोटा होता है। ऊपर से इसका छिलका जो है वो काले रंग का होता है लेकिन चावल सफ़ेद होता है। इसकी खास बात स्वाद और इसकी सुगंध, इसका कोई जोड़ नहीं है। जो लोग काला नमक चावल खा चुके हैं वो दूसरा चावल कभी पसंद नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध की देन माना जाता है काला चावल उन पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के लिए जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। काला नमक की जो परंपरागत किस्म है वो काफ़ी लंबी होती है और उसकी ऊंचाई करीब 150 से 160 सेंटीमीटर होने के कारण जब इसमें दाना भरने का समय आता है तो वो गिर जाती है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार बहुत कम होती है, बामुश्किल 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पे करीब आज से 18 वर्ष पहले शोध कार्य शुरू किया था कि किस प्रकार से काला नमक की गुणवत्ता को ज्यों का त्यों रखते हुए उसके अंदर बौनेपन का जीन डाला जाए ताकि इसकी पौधे की ऊंचाई कम हो जाए और इसकी उत्पादन क्षमता बढ़े, गुणवत्ता ज्यों की त्यों बनी रहे। तो इस प्रयास के फलस्वरूप हम लोगों ने काला नमक की कई बौनी प्रजातियां विकसित की हैं। जैसा कि एक प्रजाति हम सामने जिस खेत में खड़े हैं इसकी ऊंचाई मात्र 80 सेंटीमीटर की होती है, बिल्कुल गिरती नहीं है और इसकी पैदावार जो है 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। चूँकि यह भौगोलिक रेखांकन के अंदर इसे संरक्षित किया गया है इसलिए इसका सारा का सारा मूल्यांकन जो है हम कृषि विज्ञान केंद्र जो कि काला नमक के लिए चिन्हित GI चिन्हित जिले हैं वहाँ पर इनका परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण करीब 3 वर्ष का पूरा हो गया है। शीघ्र ही इन किस्मों को हम विमोचन के लिए राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, अगर बात करें उत्पादन की, इसकी फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर के हिसाब से कितनी उत्पादन इसमें होती है? जो बौनी प्रजातियां हम लोगों ने विकसित की है उसकी उत्पादन क्षमता करीब 45 से लेकर 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है और पककर तैयार होने में इसे करीब 150 दिन का समय लगता है। दक्षिण पूर्व एशिया में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे में इसका अगर थोड़ा भी कमर्शियल और धार्मिक एंगल हम ध्यान दें तो इसकी न केवल व्यावसायिक स्तर पे मांग बढ़ेगी बल्कि एक आस्था का प्रतीक बन के ये लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा और इसकी एक अपार संभावना है। इस क्षेत्र में हम लोगों को कार्य करना है और इस क्षेत्र में हम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गोरखपुर से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं जो भगवान बुद्ध का क्षेत्र है और उनका यह संकल्प है कि किस तरह से हम काला नमक को विश्व पटल पर लेकर के जाएं। ये थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, जिनका मानना है कि बासमती चावल की तरह
काला नमक चावल की सुगंध न केवल अभी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में है, बल्कि वैश्विक स्तर पर इसको धार्मिक और आस्था का विषय बनाकर भगवान बुद्ध को अर्पित किया जाए तो पूरी दुनिया में फैलेगी, ताकि इसका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग बढ़े और किसानों को इसका लाभ मिले। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो बुधवार को ज्वार के भाव में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। कोटा, सावरकुंडला, राजकोट, जम्मूसर मंडी में ज्वार के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 7 नवंबर को ज्वार का भाव था 2,800 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,700 रुपए। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 8 नवंबर को यहां सफेद ज्वार का भाव रहा 3,800 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 3,750 रुपए पर हुए। सावरकुंडला मंडी में 7 नवंबर को सफेद ज्वार का भाव रहा 3,253 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदों में 475 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 2,778 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में 7 नवंबर को ज्वार का भाव था 2,400 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,100 रुपए पर आ गया, जबकि विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 7 नवंबर को ज्वार का भाव रहा 2,070 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदों में 330 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,400 रुपए पर। चालू रबी सीजन के दौरान ज्वार की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 3,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 1,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,84,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो बुधवार को खातेगांव मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं गोलूवाला और कोटा मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि अलीगढ़ मंडी में मूंग के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 7 नवंबर को मूंग का भाव रहा 5,120 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 110 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,230 रुपए पर। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 नवंबर को मूंग का भाव था 6,800 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 6,700 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की कोटा मंडी में 7 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,400 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,350 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 9 नवंबर को मूंग 6,460 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो बुधवार को महोबा मंडी में मूंग का भाव रहा 7,040 रुपए। मुजफ्फरनगर मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए। लखनऊ मंडी में मूंग 7,740 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,800 रुपए पर हुए। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई के बाद उनकी अच्छी वृद्धि के लिए हर दूसरे दिन सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें।
यही इस समय धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे पैदावार में काफी गिरावट आ सकती है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। खेत की तैयारी के दौरान खेत से सभी खरपतवार और पिछली फसल के अवशेषों को हटा दें। इसके बाद किसी प्रमाणित जगह से ही बीज लेकर आलू की रोपाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में ही इस समय सरसों और कैनोला की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। यहीं इस समय संतरे के बागों में रोगों से प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों में ही जहां धान की फसल 80% तक तैयार है, वहां मौसम साफ रहने पर उनकी कटाई कर ले। इसके साथ ही यहां शीतकालीन सब्जियों में जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के जलोढ़ इलाके में इस समय मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ ये समय आलू की रोपाई के अलावा मक्का और सरसों की बुआई के लिहाज से काफी अच्छा है। यहीं इस समय खेतों में जरूरी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। यहीं इस समय तैयार उड़द की कटाई कर लें। यहीं किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें और किसी प्रमाणित जगह से बीज खरीदें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी वाले इलाके में तैयार धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ सरसों और शीतकालीन सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने आगामी एमसीडी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। भाजपा ने अपने वचन पत्र में कहा कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना पार्टी की प्राथमिकता है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कोयंबटूर सिलेंडर विस्फोट के जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के 45 स्थानों पर छापेमारी की है। NIA ने कोत्तामेदु, पोन विजयनगर, रथिनापुरी और उक्कतम जैसे इलाकों में घटना से संबंधित संदिग्धों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर हथियारों की खेप लेने के लिए कश्मीर से जम्मू आए थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर से 253 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे आया। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अरुणाचल प्रदेश के बासर से 52 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान हरित बॉन्ड जारी करके 16,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। बजट में ऐसे बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई थी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।